जो चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर आपको कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली हेल्थ का क्या मतलब होता है? तो हेल्थ का एग्जैक्टली मतलब होता है बंदा चारों एस्पेक्ट से, कितने एस्पेक्ट से? चारों एस्पेक्ट से क्या हो? हेल्दी हो, वेल बीइंग हो। क्या हो? वेल बीइंग हो। चारों एस्पेक्ट में पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? बिहेवियरल। क्या होगा? बिहेवियरल। तो यहाँ पे बिहेव भी उसका अच्छा हो, फिजिकली भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, और क्या हो? इमोशनली भी वेल बीइंग होना चाहिए। इमोशनली क्या होना चाहिए? हर तरीके से बंदा वेल बीइंग होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बात आई समझ में? हाँ है ना? चलो, अब कह रहा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम उस हेल्थ की सारी कैटेगरी के बारे में, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं बता दे रहा हूं, सबका आई कांटेक्ट इधर होना चाहिए, यहां। इसमें देखना है तुमको तो घर जाके देखना। बात समझे? मोबाइल में आज तक रिकॉर्ड होते नहीं देखे हो? रिकॉर्डिंग नहीं देखे हो कभी? रिकॉर्डिंग नहीं किए हो? गांव का जेसीबी है कि आ गया जेसीबी, मट्टी खोद रहा था, पूरा गांव इकट्ठा घेर के देख रहा। इन नया कुछ हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग होते कभी नहीं देखे? देखे हो ना? तो इसमें देखने की क्या जरूरत है? कहां देखना है? इधर देखना है। समझो बात को? हाँ, और जो इधर उधर देखेगा उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कैमरा को तब तुम्हारे तरफ घुमाएंगे और दो सवाल पूछेंगे तुमसे, बस। नहीं तो इधर देखो ध्यान से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बंदा चारों एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए? वेल बीइंग। कौन कौन एस्पेक्ट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पे बोला फोन रख अंदर, फोन। तू तो कामे से परेशान रहता है, क्या पढ़ेगा तू? चलो, तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं, ध्यान से समझो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने की जरूरत क्यों है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन। हम लोग का जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन आया कहां से? और रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हैं तो इससे हम लोगों को दो बेनिफिट है। पहला तो ये कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और पॉपुलेशन कितना खतरनाक है ये बात पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो? पॉपुलेशन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बात समझे? तो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा, और कौन कौन सी बीमारी रिप्रोडक्शन की वजह से होती है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बात समझे? हाँ, थोड़ा लाउडली बोलना। तो कह रहा है कि नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स। अगर डिजीज और डिसऑर्डर रहता है बंदे को, तो उसको हेल्दी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हेल्दी होने के लिए बंदा को सारे एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए? वेल बीइंग होना चाहिए। बात आई समझ में? तो अब यहां पे कह रहा है कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग सेफ एंड सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं। कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना? तो फ्रीडम टू डिसाइड व्हेन, हाउ ऑफन टू रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से हम लोग आसानी से ये बात आसानी से कर सकते हैं कि मेरा, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, देखो ऐसी बातें जो इस चैप्टर में है, ऐसी बातें अगर किसी आप घर में करो या किसी गार्जियन से करो, तो हो सकता है इस चैप्टर की बातें करने में आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी, थोड़ी सी क्या भड़बड़ की होगी, ठीक है? या किसी बड़े गार्जियन के पास या अपने फैमिली में ये बात नहीं बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन ये नॉलेज होना सबको जरूरी है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो होना सबके लिए क्या है?
जरूरी है आसानी से। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सबको अपने में ये चैप्टर को समझ के बंदा डिसाइड कर पाए, चैप्टर को समझ के बंदा क्या कर पाए, डिसाइड कर पाए कि उसको कब रिप्रोड्यूस करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए। बात आई समझ में? इससे क्या होगा कि आप भाई अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, आप 2 बच्चे 3 बच्चे कर रहे हो, तो आप डिसाइड करके करोगे कि हमको कितना इंटरवल लेना है या कितने के बाद कितना करना है ना, कब सही समय रहेगा फैमिली प्लानिंग के लिए। बात आई समझ में? तो ये सब नॉलेज पे अगर बात करोगे तो सामने वाले को तुम समझा पाओगे। आप फादर को समझाने मत लगना। किसको समझाओगे? कोई भाभी है उसको समझाना, तुम खुल सकते हो थोड़ा सा, बात समझ रहे हो? फ्रेंड को समझा सकते हो। ये चिंगम फेंक क्या बाहर? तो आई समझ में बात? तो इसीलिए आप इन सारी नॉलेज से आप इन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो कि कब रिप्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आ जाते हैं गवर्नमेंट का क्या क्या योगदान रहा रिप्रोडक्शन से, आइए जानते हैं। बोला कि 1951 में, कब? 1951 में हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। कितना साल हुआ? 1951 और 1947 में कितना का अंतर? 4 साल का अंतर। यानी देश की आजादी से 4 साल बाद ही डिसाइड हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे देश को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। जबकि हमारे देश का पॉपुलेशन उस टाइम में बहुत कम हुआ करता था, लगभग 340 के आसपास, 340 मिलियन के आसपास था। ठीक है, और अभी कितना है? 1.3 बिलियन के आसपास अभी है। अब कहां 340 मिलियन था? हम अभी इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं, आएंगे अभी। तो 1951 में ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, है ना, और जब लॉन्च किया तो उसका नाम रखा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना, लॉन्च ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया? अब सवाल यही पूछेगा, कल हम पूछेंगे, बताओ गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया? 1951। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। तुम दोनों सोना मोना बात नहीं करना है। हाँ, तो यहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाद में क्या किया गया? अपग्रेड किया गया। क्या किया? और इसका नाम रख दिया RCH प्रोग्राम। क्या नाम रख दिया? RCH प्रोग्राम। क्या कर दिया गया? और क्या नाम दिया? RCH, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या होगा पूछो? ये क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, ठीक ना? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अपग्रेड करके क्या नाम रख दिया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या मिलेगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आई बात समझ में? किसका नाम रखा गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई करके क्या कर दिया? अब RCH में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, इस प्रोग्राम में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है? तो इस प्रोग्राम में मां का केयर फोकस किया गया। किस पे? मैटरनल केयर पे। किस पे? हाँ, मां का ख्याल कैसे रखा जाए, बात आई समझ में? हाँ, और उसके बाद दूसरा क्या? चाइल्ड का हेल्थ, चाइल्ड बच्चे का हेल्थ कैसा रहे, बात आई समझ में? तो माँ का भी हेल्थ का ख्याल रखना है, और अरे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी ना सब कुशल मंगल होगा। जच्चा बच्चा नहीं समझते हो? जच्चा मतलब माँ हो गई, बच्चा मतलब बच्चा हो गया, ठीक है? तो माँ और बच्चा दोनों को क्या, दोनों का हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा इसके अंदर,
बात समझ रहे हो? और क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, समझे बात को? कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, मतलब अनवांटेड सेक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, अनवांटेड, सॉरी सेक्स बोल दिया, अनवांटेड बेबी को कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, क्या है, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कैसे होगा ये टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे। और क्या रखा गया, एजुकेशन, क्या रखा गया इसके अंदर, तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या किन किन बातों को रखा गया, मैटरनल केयर, चाइल्ड हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और क्या, एजुकेशन। एजुकेशन से मतलब क्या हो गया, नॉलेज होना चाहिए सबको कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है ना, नॉलेज होना चाहिए पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, नॉलेज होना चाहिए बच्चे को कितने कैसे केयर करना है, सेक्स का एजुकेशन सबको होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज करना है, कैसे मिलता है और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए सबको। बात है समझ में? इसीलिए तो ये चैप्टर तुम्हारे बुक में है, ताकि ये चैप्टर आपको टीचर पढ़ा पाए, आप चीजों को समझो। तो अब यहां पे कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, अगर आप लोगों को अवेयर कर रहे हो रिप्रोडक्शन से, लोगों को जागरूक कर रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो आपको बहुत सारे मिथ को सॉल्व करना होगा, आपको बहुत सारे मिथ को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे सेक्स एजुकेशन है ना, सेक्स एजुकेशन ही सभी मिथ को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और कुछ मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि पहले के टाइम में, अभी नहीं बहुत पहले के टाइम में, जब किसी औरत को पीरियड्स आता था ना, तो वो किचन में नहीं जा सकती थी, ठीक है, घर में भी नहीं जा सकती थी, उसके लिए बाहर बरामदे पे कोई रूम होता था, ऐसा होता था पहले के टाइम में, ऐसा हो गया। ये लोग, तुम लोग सुने हो ये बात, नहीं सुने हो, स्टैंड हटा ना तो दांत तोड़ देंगे हम। बोले पहले के टाइम में इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नीचे नजरों से देखा जाता था। पहले अगर ऐसा किसी को पीरियड्स होता था तो उसको साथ बैठना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, कुछ नहीं करना होता, घर में उसका बना हाथ का खाना भी नहीं खाया जाता था। बात समझे? तो ये सारी चीजें होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इन सारे नॉलेजेस से हम लोग को काफी ज्यादा जो अंधविश्वास चीजें थी, उन सारे इंफॉर्मेशन से, उन सारे वो अंधविश्वास से हम लोग को क्या ट्रुथ मिलता है ना, उस अंधविश्वास को हम लोग खत्म किया हमने, और ट्रुथ पे हम लोग आते हैं, है ना, जो वास्तविक चीजें उस पे आते हैं। तो ये सारे नॉलेज बहुत जरूरी है ना। पहले लोगों का मानना होता था यहां जाके माथा टेक लो बेटा हो जाएगा, वहां जाके माथा टेक लो बेटा हो जाएगा, ठीक है, हस्बैंड को डाल दो नैनीताल में और यहाँ वाइफ यहाँ है और माथा टेकाओ, स्पर्म क्या पोस्ट ऑफिस से आएगा, स्पर्म खाना जरूरी है ना, खाली माथा टेकने से हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग कहां से पढ़ते हैं, कहां से जानते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, बात आई समझ में? तो कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सारी चीजें। तो हम यहाँ पे लोगों को अवेयर जो करेंगे, किन किन बातों पे अवेयर करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझाएंगे कि ये काम कैसे करता है, ओवुलेशन कैसे होता है ये बताएंगे, ओवुलेशन होने के बाद कितनी दिन तक फर्टिलाइजेशन हो सकती है ये बात हम समझाएंगे। बात आई समझ में? ये चैप्टर ओनली चैप्टर नहीं है, ये आपको हम जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बात आई समझ में? ताकि आप बाकी लोगों को जागरूक कर सके। बात आई समझ में? अरे हाँ है ना? हाँ, तो ये चैप्टर से आपको जागरूक किया जा रहा है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन को आपको आगे फैलाना है, लोगों को समझाना है। जो आपकी बात समझते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, हो सकता है 2 ही इंसान आपकी बात सुनता हो, कम से कम उसको तो आप समझा सकते हैं। तो इसीलिए बात को सीमित नहीं रखना, आगे समझाना। अब कह रहा है कि और क्या जानने की जरूरत है, किस चीजों की नॉलेज चाहिए, तो चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी,
यानी जब आप किशोर अवस्था में होते हो, जब आपका बॉडी गैमेट बनाना शुरू करता है, आपका बॉडी स्पर्म बनाना शुरू करता है, आपका बॉडी ओवम बनाना शुरू करता है, तो उस टाइम में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा, इस नए बच्चे को आपको बताना होगा। आपको नए बच्चों को, नया यंग पीढ़ी को यह बात समझाना होगा कि आप जो किसी पे अट्रैक्ट हो रहे हो, सामने वाला जो किसी पे अट्रैक्ट हो रहा है, वो सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। वो सब किसके वजह से हो रहा है? हार्मोनल चेंजेस के वजह से। आप मेल हो तो आप बॉय हो तो आप धीरे धीरे आपके अंदर मेल हार्मोन आएंगे, टेस्टोस्टेरोन आएंगे, आपके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आएंगे, और ये सारे हार्मोन का जब बॉडी में अमाउंट बढ़ता है, बॉडी में जब इनका सिक्रेशन बढ़ता है, तो बंदा जो है, एक बंदा दूसरा बंदा, क्या बंदी बोला जाए, बंदा बंदी पे, बंदी बंदा पे अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ये सब किसके वजह से? हार्मोन्स के वजह से। किसके वजह से? हार्मोन्स के वजह से। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। आपको समझना होगा कि ये सब किसका रोल है? हार्मोन्स का रोल है। किसका रोल है? हार्मोन्स का रोल है, ताकि आप गलती ना करो, आप गलती से बचो। बात आई समझ में? तो आपको एक छोटा बच्चा ये सब डिसीजन नहीं ले पाता। एक 8 क्लास का बच्चा 8 क्लास के उम्र में, 7-8 क्लास के उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। 7th-8 क्लास के उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है, और उसी एज में आपका बॉडी गैमेट बनाना लग जाता है, और उसी टाइम में आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो। लेकिन उस टाइम में आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है। इसीलिए क्लास 8 में चैप्टर दिया है एडोलेसेंस। क्लास 8 में बायोलॉजी में एडोलेसेंस, रिप्रोडक्शन है, उसके बाद जस्ट एडोलेसेंस है, और एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में उस चैप्टर में डील किया गया है, ताकि बच्चों को यह समझ में आए हार्मोनल चेंजेस के बारे में, और वो गलतियां ना करे। बात आई समझ में? अभी आपका बॉडी मैच्योरिंग पीरियड में है, आप अभी मैच्योर नहीं हुए हो। आप जो खुद को मैच्योर समझते हो, आज का क्या है, छोटा छोटा बच्चा, 9 क्लास का, 10 क्लास का बच्चा, हाँ बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारे बाबू ने खाना नहीं खाया। तो ये जो है ना बाबू सुना, हाँ अपना पहला बच्चा का नाम क्या रखेंगे? नहीं मोनू रखेंगे, नहीं सोना, सोनू रखेंगे ना, तुम्हारे नाम पे रखेंगे ना, नहीं हमको अपना नाम पसंद नहीं है, तुम्हारे ही नाम पे रख देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का नाम का थोड़ा थोड़ा लेटर ले लेंगे। अरे बकलोलवा, अभी तो खुद अभी अंडे से बाहर में आया पूरा तरीका से। 10 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास का बच्चा सबका कहानी है ये। क्यों? बॉडी में केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, तो उसको लगता है कि नहीं हमारा अपोजिट जेंडर हमको चाहिए। अरे बकलोलवा, पहले मैच्योर तो हो जाओ। तुम लोग के भी साथ होता होगा, क्यों नहीं होगा? 8 क्लास 10 क्लास का बच्चा के साथ होता है, तो तुम लोग के साथ यही तो कितना जादू सोना मोनाटोना होगा, इधर होगा, है ना? अभी भी रात में जहां बाबू को सुला के आया होगा, अच्छा बाबू सो जाओ, रात बहुत हो गई है, हमको सुबह क्लास जाना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सब क्या है? अट्रैक्शन है, हार्मोनल चेंजेस है। बात समझ रहे हो? हाँ, तो उसी की वजह से तुम फंस गए हो, है ना? बंदा फंस जाता है ना? वादा कर लेता है और साथ निभाना, साथ या हाथ लेके मरेंगे जिएंगे एक साथ, वो सब बहुत सारी चीजें होती है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन हाँ ये बोलूंगा कि ये सब इसलिए हो पाया है ताकि तुम इन चीजों को लगता है नहीं समझे। अगर तुम इन चीजों को समझ रहे होते तो ये कंडीशंस में तुम नहीं पहुंचते। बात आई समझ में? इसका एक एज होता है और ये एक बड़ा लंबा समय तक रहता है। लड़की लोग में 50 साल तक रहेगा, लगभग जिंदगी भर तो रह ही गया। लड़का सब में तो होल लाइफ रहता है, तो उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए समय है तुम्हारे पास, लेकिन तुम 50 साल की उम्र में नीट, 30 साल की उम्र में नीट का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। 25-30 साल की उम्र में नीट का प्रिपरेशन नहीं करोगे तुम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी 25 से 30 साल के बीच में नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि उस टाइम तुमको लगेगा कि अब मेरा कमाने का उम्र है।
और जब पढ़ने का उम्र था तो तब तो तुम बाबू सोना कर रहे थे। तब क्या करोगे? पान का दुकान लगाओगे, सब्जी बेचोगे, और क्या। लेकिन हाँ, ये जो एज है, जिस एज में तुम अभी क्लासरूम में बैठे हुए हो, जिस एज में तुम अभी इन सिलेबस को पढ़ रहे हो, ये एज तुम्हारा जिंदगी का सबसे कीमती एज है, क्योंकि यही एज में पढ़ाई सबसे बेहतरीन होती है। और यही एज में आपका प्यूबर्टी मैच्योर भी हो रहा होता है, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। बस डिसीजन आपको लेना है कि आप उसके साथ जा रहे हैं जो 3 साल के लिए है, या उसके साथ जा रहे हैं जिसके लिए अभी लाइफ में बहुत बड़ी टाइम है। एक लंबा पीरियड है, सेक्सुअल लाइफ बड़ा लंबा पीरियड है, काफी दिन तक रिप्रोडक्टिव एज में रहने वाले हो तुम। लेकिन करियर बनाने के लिए तुम्हारे पास यही 2-3 साल जो होता है, यही इंपॉर्टेंट है। बात आई समझ में? तो इसीलिए जो सेक्सुअल लाइफ है, रिप्रोडक्टिव एज है, बहुत लंबा एज है, और इस लंबे एज में ही 3 साल है तुम्हारा पढ़ने का। तुम उस 3 साल को प्रॉपर इस्तेमाल करो, वो तुम किसी बाबू सोना पे खर्चा मत करो। बात समझ रहे हो? हाँ, ये सबसे दूर रहो। अभी कॉलेज जाना ना, करना जो करना है करना, कॉलेज लेकिन जाओ तब आओ। तो ये जो नॉलेज आपको दे रहे हैं, ये नॉलेज इसी के अंदर आता है कि लोगों को जागरूक होना है, समझना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं ताकि तुम कहीं जाके दूसरी जगह समझा सको। मैं तुमको इसलिए नहीं समझा रहा कि तुम्हारा एग्जाम का सिलेबस है, तुम एग्जाम में लिखोगे, नंबर उठाओगे। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम ये इंफॉर्मेशन तुम जगह जगह जाके मेरा तुम दो, समझाओ तुम अपने जूनियर्स को कि कैसे होता है, क्या होता है। अब यहां पे कह रहा है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, इंफेक्शंस ना हो। तो ये सब पढ़ने से आपको आएगा। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होना चाहिए, एक बच्चे को मां का दूध 6 मंथ तक क्यों पिलाना चाहिए। आप जगह जगह सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं लगा बच्चों को 6 मंथ तक अपना मां का ही दूध पिलाए। तो मां का दूध क्यों पिलाना, क्यों पिलाना है मम्मी का दूध? एंटीबॉडीज होते हैं उसमें। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं, और वो बच्चे को बीमार होने नहीं देगा, बीमार होने से बचाएगा। लेकिन और कोई अगर मिल्क पिलाओगे तो हो सकता है उसमें एंटीबॉडीज उतने नहीं होंगे, डब्बा का दूध में नहीं होगा। आजकल तो नया फैशन चला, डब्बा खरीद के लाते हैं, उसका दूध पिलाते हैं। बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं करना है ऐसा, नहीं तो बच्चे का फिजिकली और मेंटली दोनों प्रॉब्लम आ जाएगा। बात आई समझ में? बच्चे को हमेशा क्या कौन सा दूध पिलाना है? माँ का दूध पिलाना। बात आई समझ में? और अगर ब्रेस्ट माँ का हेल्थ खराब हो गया, वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी मार्केट का दूध या भैंस का दूध नहीं पिलाना है, गाय का दूध पिलाना है। बात आई समझ में? हाँ, अरे बगलवा देखना इधर। तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर आपको अवेयर किया जाता है कि मिल्क फीडिंग क्यों जरूरी है, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है पेरेंटल एंड पोस्ट नेटल केयर होना चाहिए। बच्चे का केयर किस तरीके से करना चाहिए, बच्चे का साफ सफाई किस तरीके से करना चाहिए, कितने मंथ पे बच्चा को दाना देना शुरू करना चाहिए। साल भर तो बच्चा को नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक जो है उसका किडनी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता कि जो वो उसको फिल्टर कर सके। कहावत नहीं सुने हो गांव सब में, काहेला पैदा कर दिए, नमक चटा के काहे ना मार दिए, सुने हो ये कहावत? ऐसा होता है, गांव देहात में चलता है कि नमक चटा देते, नमक चटा पहले नमक जहर है बच्चा के लिए। अगर छोटा बच्चा को तुम नमक दे दोगे उसकी डेथ हो सकती है। बात आई समझ में? तो स्टार्टिंग टाइम में नमक नहीं देना होता है शुरुआती दौर में, क्योंकि उसका किडनी मैच्योर नहीं होता, उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको पेरेंटल केयर आना चाहिए, बच्चा का केयर करना आना चाहिए, बच्चा का कैसे साफ सफाई होता है वो करना आना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई?
अरे बोल, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन। और क्या क्या होना चाहिए? चेंजेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसके कब आता है चेंजेस? एडोलेसेंस में और प्यूबर्टी में। और क्या जानना चाहिए? मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और क्या जानना चाहिए? प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। और क्या जानना चाहिए? लेकिन ये सारा अवेयरनेस, और भी चीजें हैं अवेयर करने के लिए, और भी चीजें जानकार होने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किया जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में बॉडी से डिजीज भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा? तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं? एसटीडी। क्या बोलते हैं? ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो यहां पे जिसमें कि पहला है STIS। पहला क्या है? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाता है बर्थ कैनाल में। ठीक, उसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आपको जानना होगा, इन्फेक्शंस के बारे में जानना होगा कि कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। गोनोरिया एक है, स्नैफिल्स है, पढ़े होगे 10th क्लास में, है ना। तो एसटीडी में था वहां पे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जानना होगा कि अगर सामने वाले पार्टनर को कोई बीमारी है तो उससे कैसे बचा जाए। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जानना होगा। आपको MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जानना होगा। अबॉर्शन नहीं होता, कुछ लोग पेट से बच्चा अबॉर्ट करा देते हैं, है ना। पहले के टाइम में ये बहुत होता था, बेटी हुई तो अबॉर्ट करा लिए, बेटा हुआ तो रख लिया, ऐसा होता था। अब तो खैर नॉर्मल हो गया, लगभग कंप्लीटली नहीं भी हुआ है, लेकिन हाँ बहुत हद तक सुधार। तो यहाँ पे वही चीज, तो आपको MTP के बारे में जानना होगा कि MTP कैसे कराना होता है, क्या क्या रूल होते हैं कराने का, है ना। तो इसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। और आखिरी में आर्ट क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब असिस्टेड कहने का अर्थ यह है कि अगर आप बढ़िया कपल हो, आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो, या आपका पार्टनर अनफिट है, तो उस कंडीशन में आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, तो आपको क्या क्या तरीका अपनाना होगा। बात है समझ में? आपका अगर आपका फर्टाइल नहीं हो रहा, आप फर्टाइल नहीं हो पा रहे हो, आपके बच्चे नहीं आ रहे, तो कमी किसमें है? और अगर कमी है तो क्या कमी है? एंजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, क्या है? अगर पता चल जाए कि हाँ चलो स्पर्म का काउंट कम है या स्पर्म कमजोर बन रहा है, तो क्या करेंगे? फीमेल के बॉडी से एग निकालेंगे, मेल का बॉडी से स्पर्म निकाल के लैब में फर्टिलाइज करा देंगे और फिर बॉडी में इंप्लांट कर देंगे। ये तरीका कौन बताएगा? डॉक्टर। कौन बताएगा? डॉक्टर। और दूसरा यहाँ पे अपना बुक में तो हम बताएंगे। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वही हो गया कि इसमें ये समझाया जाएगा तुमको कि कैसे पेरेंट्स बना जाए, अगर तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। तो इस सब का नॉलेज सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। अगर सबको नॉलेज रहेगा तो सब कुछ लोग होते हैं ना जो भटकते रहते हैं कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है, 1000 सीढ़ी चढ़ेंगे इस मंदिर पे तो हो जाएगा। तो उन लोग को वो बताने की जरूरत नहीं, उन लोग को आर्ट बताने की जरूरत है। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर बताएगा तुमको कि क्या कमी है, एग में कमी है, ओवम में कमी है, क्या है नहीं है। बात समझ रहे हो? अरे हाँ है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें, चलो तो ये अवेयर होने की जरूरत है। अब हमारे अर्थ का कहानी देखो, पॉपुलेशन। अब हम लोग चैप्टर के दूसरे फेज में आ रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, ध्यान से सुनो। हमारे देश का जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, पहले वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 में कितना था? 2 बिलियन। कितना था? वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 में कितना था? 2 बिलियन। और इंडिया का कितना था 1947 में? 350 मिलियन। कितना? 3 मिलियन। तो 350 1947 में इंडिया का है, मिलियन में है, और यहाँ क्या है? बिलियन में। अब 2000 आते आते वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया? 6 बिलियन। 3 गुना बढ़ गया मात्र कितना साल में?
एक साल में 100 साल में 100 साल में डबल ट्रिपल हो गया। मात्र 100 साल में जितनी पॉपुलेशन दुनिया की थी वो कितना हो गया? ट्रिपल। जिसमें से इंडिया का हाथ देखो कितना है। 2000 में जहां 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड का है, उसमें से अकेला किसका है? अपने इंडिया का ही है। 1 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है। ये 2000 की डाटा थी, 2000। अभी और है 2011 तक कितनी हो गई? 1.2 बिलियन। इतने फास्ट। और अभी हम लोग का है 1.547 के आसपास। अभी प्रेजेंट 2024-25 के आसपास की बता रहा हूं। और हो सकता है ये आने वाला जो जनगणना होगा तो उस टाइम में ये पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन के आसपास ना पहुंच जाए, ऐसा मे बी ऐसा हो। तो पॉपुलेशन आप देखो, पूरा 2011 तक पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 7.2। ऐसा लग रहा है 1.2 इंडिया का ही बढ़ा है बस। वहां 2000 में 6 मिलियन है तो 1.2 इधर है ना। देखो बिठा दो इसको। लग रहा पूरे दुनिया में सब, और लग क्या रहा है वास्तव में सही बात है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में साथ देने वाला कंट्री हम लोग हैं। क्यों? इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों है? मेरे गांव में है एक आदमी जिसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है। हमारे गांव में है एक, हमारे नाम क्या है रे? नाम नहीं ले सकता। अच्छा है, हमारे गांव में एक वार्ड सदस्य है। उस दिन नाम लिए थे। हाँ शायद तस्वर नाम है। नहीं रे, कितना बच्चा उनके यहाँ? 12 बच्चा है उनके यहाँ। मतलब एक आईपीएल टीम तैयार है और 7 लोग बेंच पे बैठने के लिए भी एक है। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया किसी को अगर संतान नहीं होता तो 1-2 संतान ठीक है, बच्चे भी जरूरी होते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे जरूरी होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आपका जमीन का इतना टुकड़ा हो जाए, है ना। या इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि घर में घर नहीं मेला लगे, या इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि अब बेटा को भी बेटा हो गया और बापों को बेटा हो गया। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी आपका बच्चा भी यंग हो गया और पता चला आपको छोड़ो, उस बच्चा को भी उसको भाई हो गया, ठीक है। इतना ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऐसा नहीं कि तुम खुद हमसे मिलो, आज से 20-25 साल बाद 30 साल बाद तुमसे मिले, आना मिलाना हमको, सर ये हम है और ये हमारी फैमिली है। कितने बच्चे हैं? सर ज्यादा नहीं है सर, 10-12 तो है। नहीं बच्चे, इसीलिए यहाँ पे स्लोगन दिया गया था स्टार्टिंग में, बताएंगे अभी हम आएगा तो। अच्छा यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज डाले, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई। कब मनाया जाएगा? देख रहे हो धरती पे कितना बोझ है, कितना बोझ है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं सब धरती से ना बचता है। अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो जगह कहां छोड़ेंगे हम लोग खेती करने के लिए? बात समझ रहे हो? जगह कहां छोड़ेंगे? प्लांट काटते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। CO2 ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और CO2 को खाने वाला कोई है ही नहीं, प्लांट तो कम करे जा रहे हो तुम। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बात है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आखिर पॉपुलेशन जो देश की बढ़ी उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कारण क्या है? तो हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश की क्या मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इसलिए इंक्रीज हो गया क्योंकि डेथ रेट क्या हो गया? घट गया। मरने का रेट क्या हो गया?
कम हो गया। और मां का मरने का रेट भी कम हो गया। अरे मां का रेट भी कम हो गया। यानी अगर यहां पे बात करो डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, क्या हो गया? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मां के मरने का रेट क्या हो गया? मैटरनल, हाँ तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हाँ तो हम क्या बोले? हाँ अच्छा अच्छा, जैसे हम बोलना चाह रहे हैं तुम लोगों को, समझो मेरी बात को। पहले के टाइम में जब कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही थी, समझ रहे हो बात को? पहले के टाइम में जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती थी तो बर्थ के टाइम ही कभी कभी ऐसा होता था कि माँ का डेथ हो जाता था। बात समझे? तो बच्चा मदर का डेथ रेट उस टाइम में ज्यादा था। समझ रहे हो बात को? मदर का डेथ रेट ज्यादा था, बच्चे को जन्म देते देते माँ का डेथ हो जाता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो अब जब मेडिकल साइंस बढ़ गया है, अब जब क्या बढ़ गया है? मेडिकल साइंस जब बढ़ गया है तो अब सर्जरी हो जाता है, ज्यादा परेशानी रहती है तो ऑपरेशन कर लिया जाता है। बात आई समझ में? तो वहां पे बच्चा को ऑपरेशन कर लिया तो नॉर्मल तरीके से माँ बच्चा और बच्चा दोनों बच गया। और कभी कभी इसी केस की वजह से बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाता था, या बच्चा बर्थ के प्रोसेस में जन्म देते के टाइम जो है बच्चा का डेथ हो जाता था। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहां हम स्पेस देना भूल गए, ठीक है? तो ये वर्ड एक ही लग रहा है, ठीक है? हम आगे मैनेज कर देंगे, लेकिन तुम लोग लिखोगे तो तुम लोग भी कर लोगे। डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना? तो अब तो ऐसा कंडीशन आ गया, बच्चा को शीशा में रखा जाता है, वहां न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है, बच्चे का ग्रोथ अगर कंप्लीट नहीं होता तो ग्रोथ करवा दिया जाता है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर गया कि अब जो मदर है, यानी जो बच्चे को जन्म दे रही है, बर्थ दे रही है, उसका भी क्या रहेगा? उसका भी डेथ रेट कम हो गया और बच्चे का भी डेथ रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक ये कारण है। दूसरा कारण हम लिखे नहीं है, पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। राइज इन पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज के पीपल ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसका बढ़ने का कारण जानते हो क्या है? इसका बढ़ने का कारण ये है कि अगर कोई पेरेंट 2-3 बच्चा, कोई पेरेंट ऐसा जिसके घर में 3 बेटे हैं, ठीक है, और तीनों बेटे जो है बीच में एज डिफरेंस कम है, मान लो मोनू है, सोनू है, टुन्ना है, ठीक है, तो मोनू और सोनू के बीच में ज्यादा उम्र का गैप नहीं है, 1 साल का। और मोनू और टुन्ना के बीच में कितना गैप है? 1 साल का। तो तीनों बच्चे के बीच में डिफरेंस कितना? 1 ही साल का। अब जब रिप्रोडक्टिव एज आएगा तीनों का, तो तीनों एक साथ मैच्योर हो जाएगा? नहीं, अरे 1 ही साल ना आगे पीछे रहेगा। तो रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे? अगर ऐसा होता कि मोनू और क्या नाम बोले बच्चा का? सोनू और मोनू। सोनू और मोनू के बीच में अगर 5 साल का गैप रहता तो पता चलता कि मोनू रिप्रोडक्टिव एज में 5 साल बाद आएगा। अरे बोल ना। और टुन्ना मान लो 3 साल 4 साल बाद आएगा। तो एज गैप अगर ज्यादा रहता, दो सबका बर्थ गैप अगर रहता, तो रिप्रोडक्टिव एज में भी जनसंख्या क्या होती? कम होती। तो अब यहाँ पे जब एज गैप कम है तो रिप्रोडक्टिव एज में बंदे क्या है? ज्यादा। अरे बोल ना। तो रिप्रोडक्टिव एज में जब ज्यादा रहेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वही लिए यहाँ पे राइज इन पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा लोग हैं। बचपना वाला बच्चा में कम है, बच्चा में हालांकि ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, बुढ़ापा वाले कम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज बड़ा एज है। अरे रिप्रोडक्टिव एज देख रहे हो कब से है? 11-12 साल से प्यूबर्टी शुरू हो गया, तो जोड़ोगे तो 40-42 50 तक, अगर तो 40 साल का रिप्रोडक्टिव एज है कि नहीं?
एक तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है, एक नेचुरली रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है, उसके बाद लोग शादी कर ले रहे हैं, पहले उसको और ज्यादा एज मिल गया रिप्रोड्यूस करने का, और इसके ऊपर से भाई भैयारी में आपस में एज गैप क्या है, कम है। बात समझ रहे हो? ये सब बात एकदम दिमाग में एकदम बढ़िया से बिठा लो, क्योंकि तुम किसी को समझाना है ये बात, तुम वो किसी ना किसी को, जिसको भी तुम समझाने में कंफर्टेबल हो। तो ये बातें हो गई। तो अब जो ये ग्रोथ रेट है हम लोगों का, जरा देखोगे ग्रोथ रेट कितना है अपने, तो यहां पे 2% से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा, बट द एब्सोल्यूट नंबर वेरी हाई, नंबर में जाते हैं तो बहुत ज्यादा है। यानी अगर 2% के हिसाब से भी लेके चलते हैं तो 1000 में 20 बच्चा बढ़ रहा है हर साल। हर साल 20 आदमी, 1000 आदमी पे 20 आदमी हर साल बढ़ रहा है। अरे नॉर्मल रहेगा तो 1000 का 1000 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना 1000 पॉपुलेशन घट रहा है, 1000 में हर साल 20 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। समझ रहे हो? 30 साल में डबल हो जाएगा पॉपुलेशन।